राष्ट्रपति ने कहा, दिव्यांगों को जागरूक करना ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 4,337 करोड़ 75 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब सवर्णों को कुल 76% आरक्षण। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा, 5 दिसंबर को होगा मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहन देना है। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि दिव्यांग सम्मानित जीवन जी सकें और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सकें। व्यक्तियों को और संस्थानों को बधाई देती हूँ। ये पुरस्कार आपको दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में आपके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने का एक प्रयास है। मैं आशा करती हूँ कि अन्य संगठन और व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका अनुकरण भी करेंगे। देवियों और स्वजनों, संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन है, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की भी 2% से अधिक आबादी, यानी 2.5 करोड़ से अधिक लोग दिव्यांगजन है। राष्ट्रपति ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। प्राप्त किया सुश्री पूजा ओझा, मध्य प्रदेश। श्री अतुल जायसवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खेल के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री अतुल जायसवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। डॉक्टर वैभव भंडारी, राजस्थान। इस अवसर पर आयोजित समारोह में 2021 के लिए 25 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों, जबकि 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास प्रोफेशनल कार्यकर्ता सहित विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,337 करोड़ 75 लाख 93,832 रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वर्ष 2022-23 का मुख्य बजट 1,04,000 करोड़ रुपए है। प्रथम और द्वितीय अनुपूरक को मिलाकर अब राज्य के बजट का आकार बढ़कर 1,11,242 करोड़ रुपए हो जाएगा। द्वितीय अनुपूरक में कुल व्यय 4,338 करोड़ रुपए में से राजस्व व्यय 3,749 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 589 करोड़ रुपए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और कड़े वित्तीय अनुशासन से राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। इस वर्ष अक्टूबर माह तक 898 करोड़ रुपए का राजस्व आधिक्य बना हुआ है। केंद्र की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 18% से अधिक हैं।
राज्य शासन द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण प्रदेश के किसानों, मजदूरों और महिलाओं की आय और क्रय शक्ति बढ़ी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले 2 नए विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसे राज्यपाल को भेजा गया है। उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। आरक्षण विधेयक पेश होने के बाद भी एक नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष की मांग है कि अनुसूचित जाति को 16% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस विधेयक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार से मांग की है कि आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी वर्ग को 27% और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया जाए। जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और आरक्षण बिल को पारित किया, पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी। हमारा जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसने दबाव बनाया, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उसके दबाव के आगे झुक करके भूपेश सरकार ने इस आरक्षण बिल को पारित कराया है। यह आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के कारण पारित हुआ है। हमने इसको अपना समर्थन दिया है और हमने सर्वसम्मति से इसे पारित कराया है। लेकिन अभी भी हमको इनकी नियत पर खोट है, क्योंकि इस बिल को उन्होंने पूरी तैयारी से सदन में प्रस्तुत नहीं किया था। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद हमारे वरिष्ठ मंत्री इसे लेकर तत्काल राज्यपाल के पास पहुंचे। उम्मीद है कि जल्द ही इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उनके पास गए और फाइल हाथों हाथ दिए, किसी के माध्यम से भेजे नहीं। तो हम तो इतनी इसकी गंभीरता समझ रहे हैं और पूरे जो लोगों की भावना है उनके अनुरूप काम किए। सत्र बुलाए, सत्राहूत हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित किए, सर्वानुमति से पारित हुआ और उसके राजभवन भेज दिए। उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के आरक्षण की सीमा को 58% से घटाकर 50% कर दिया है। उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। यहां पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। इस उपचुनाव में 1,95,822 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने सभी मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है। उपचुनाव में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 82 मतदान केंद्र नक्सल संवेदनशील और 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील और 23 मतदान केंद्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। इस उपचुनाव में भाजपा की ओर से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी मैदान में हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कांकेर से हमारे संवाददाता जयंत रंगारी। जयंत, आप लाइन पर हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जी जयंत, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि अभी जो आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है, इसके बाद जो दोनों ही पक्ष हैं, भाजपा और कांग्रेस, क्या स्थिति है? दोनों के प्रत्याशियों की क्या स्थिति है और पूरा माहौल कैसा है? देखिए, जो माहौल है वो काफी रोमांचक है। यहाँ पर जो त्रिकोणीय मामला हो चुका है, भाजपा ने अपने प्रत्याशी ब्रह्मानंद को उतारा है मैदान पे, तो वहीं कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को कांग्रेस से पार्टी से टिकट दिया हुआ है। तो वहीं सर्व आदिवासी समाज ने अकबर कोर्राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। चूंकि यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और काफी रोचक भी है, प्रचार प्रसार जो है थम गया है। अब जितने भी प्रत्याशी हैं और पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो डोर टू डोर जो है अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दूं कि विधानसभा क्रमांक 80 भानुप्रतापपुर में 2018 में जो मनोज मंडावी है, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 26,430 वोट से हराया था और सन 1962 में पहली बार यहाँ पर जो है चुनाव हुआ था, जिसमें जो है निर्दलीय प्रत्याशी राम प्रसाद जी ने जीत हासिल किया था। 1965 से लेकर 2018 तक
13 बार जो है चुनाव हो चुके हैं और अभी जो है लगभग 7,000 मतदाता हैं, उनमें इजाफा हुआ है। लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में 1,95,822 जो है मतदाता है। अच्छा जयंत जी, ये बताइए, ये तो आपकी जो ग्राउंड की स्थिति है वो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन चूंकि कुछ एरिया संवेदनशील भी है, हमने अभी समाचार में बताया कि कुछ अति संवेदनशील है नक्सल को लेके, तो वहां पे सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ संवेदनशील है, कुछ राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। जी, 23 ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जो राजनीतिक रूप से भी है, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पे जितने भी वोटर्स आने वाले हैं उनके लिए जो व्यवस्था की जानी है उसे निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से वहाँ पर पुख्ता कर लिया है। और इलाके शहरी क्षेत्र में पिंक बूथ भी बनाया गया है जहाँ पर जो है मतदाता है 5 तारीख को आके वोट करेंगे। अच्छा, कौन कौन से स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों, अब आप बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो पहले तो स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों के कौन कौन से आए हैं? देखिए, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए थे, और पूर्व भाजपा से उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो आए थे, और डॉक्टर रमन सिंह आए थे भाजपा के स्टार प्रचारकों में, और कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हुए थे। बाहर से तो वैसे कोई स्टार प्रचारक नहीं आया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के ही जो लोग थे वही लोग जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए थे। ओके, ठीक है, आपके इस जानकारी के लिए। लेकिन सबसे हम मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि जब 5 तारीख को चुनाव हो तो आप अपने मत का निर्भीकता से प्रयोग करें, क्योंकि आप मताधिकार आपका अधिकार है। और ये थे हमारे संवाददाता जयंत रंगारी जो कांकेर से हमें जानकारी दे रहे थे इस उपचुनाव के बारे में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फसल बीमा सप्ताह का आयोजन 1 से 7 दिसंबर तक किया जा रहा है। उप संचालक कृषि पी हतेश्वर ने किसानों से अपील की है कि वे अपने फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर और फार्म मित्र ऐप पर और संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को जरूर दें। वर्षों में हमारे यहाँ 45,709 किसानों का बीमा किया गया था, जिसमें से 9,415 किसानों को क्षतिपूर्ति, प्राकृतिक आपदा से क्षतिपूर्ति हुई थी। 9,415 किसानों को 13,19,03,139 रुपये का उनको क्षतिपूर्ति राशि भुगतान किया गया है। किसानों ने बताया कि फसल बीमा योजना के माध्यम से उन्हें फसल खराब होने पर काफी मदद मिल जाती है। उन्होंने कहा कि हर किसान को अपनी फसल का बीमा जरूर कराना चाहिए। इससे जो हम छोटे किसान जो फसल उसल नुकसान होता था, तो इस योजना से हमको बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है। और आम जो किसान है, जो छोटे तबके के जो किसान हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो जो गरीब किसान हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया है। पहले क्या है, ज़्यादा या प्रकृति आपदा, ज़्यादा पानी गिर गया तो फसल नुकसान, पानी नहीं गिरे तो नुकसान, या कहीं कुछ आग वाग लग गई तो नुकसान, मतलब किसी न किसी तरीक़े से फसल को नुकसान हो जाता था। उससे क्या है, जब से बीमा आया है उससे जितने किसान हैं उसको इससे फ़ायदा मिलता है। और फसल बीमा ही नहीं बल्कि जो उनका किसान सम्मान निधि जो है वो भी बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफ़ी मददगार है। किसान सक्षम बने, मजबूत बने, किसान खुशहाल बने, इस नाते ये फसल बीमा योजना लाई गई है। और धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद फसल बीमा योजना को किसानों के लिए अधिक लाभकारी और उपयोगी बनाने के लिए अनेक नए नए प्रावधान किए गए हैं, उसमें सुधार किए गए हैं। आज बड़ी संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे पहले किसानों को जागरूक करने के लिए बिलासपुर जिला कार्यालय में से एडीएम आर.ए. कुरुवंशी ने फसल बीमा योजना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब कुछ खबरें जिलों से।
विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सक्ती के दृष्टिबाधित स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने कहा कि राज्य शासन की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से जो भी मदद हो सकती है हम करेंगे। सक्ती एसडीएम रैना जमील ने कहा कि देश में बहुत सारे दिव्यांग बड़े पदों पर हैं और अपनी कार्यकुशलता से कार्य कर रहे हैं। राजनांदगांव जिला प्रशासन और खेल तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा शहर के ऊर्जा पार्क में हर महीने प्रथम शनिवार को गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका शुभारंभ राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने किया। इस दौरान कलेक्टर भी अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ी नृत्य पर झूमते नजर आए और यहां शामिल होने आए खिलाड़ियों और बच्चों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सब कुछ है और इसका संदेश देने के उद्देश्य से गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।